नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण फॉर क्लास 6, 7, 8 और चैप्टर है हमारा पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक मेल। जब एक से अधिक वर्णों को साथ में जोड़कर लिखा जाता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है शब्द, इसमें वर्ण है, वर्णों को जोड़कर लिखा गया है इसे। यहाँ क्या है? विचार है, इसमें भी अलग अलग वर्ण है जिन्हें साथ में लिखा गया है और यह एक शब्द बन गया है। आइए वर्णों से शब्दों का निर्माण करके देखें, यानी वर्णों से शब्दों का कैसे निर्माण होता है हम यह करके देखेंगे। ये कौन सा वर्ण है? म। ये बताइए आप कौन सा वर्ण है? का। क के साथ आ की मात्रा लगी हुई है, का। और ये न, म का न, हम इनको साथ में लिखेंगे, म का न, मकान। ऐसे ही यहाँ है क म ल, क म ल कमल। ये 3 वर्ण हैं, 1 2 3 वर्ण क म और ल वर्ण है, इनको हमने साथ में लिखा और ये शब्द बन गया। कौन सा शब्द? कमल। विद्यालय, विद्यालय। ऊपर दिए गए वर्णों के मेल से, इन वर्णों का हमने क्या किया? मेल किया, हमने इनको मिला करके लिखा। ऊपर दिए गए वर्णों के मेल से मकान, कमल और विद्यालय शब्द बन गए हैं। इन शब्दों का अर्थ भी है। यह सार्थक शब्द हैं। क्या है? सार्थक शब्द हैं। मीन्स जिन शब्दों का अर्थ होता है कोई, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। अगर इनको हम ल म क लमक लिख दे या म ल क मलक लिख दे तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है, तो वह सार्थक शब्द नहीं होगा। पर हमने कमल कमल लिखा तो कमल का एक अर्थ है, एक फूल का नाम है कमल। तो जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। तो भाषा में उन शब्दों पर विचार किया जाता है जो सार्थक शब्द होते हैं, जिनके कोई मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं। आइए हम शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कितनी इजी है ये, आप इसे याद करते हैं आसानी से। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आप बताइए शब्द किसे कहते हैं? हाँ, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। उत्पत्ति, रचना। उत्पत्ति मतलब वो कैसे आए, रचना उनका वो कैसे बने, अर्थ उनका मीनिंग क्या हुआ, और प्रयोग यानी हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पर शब्दों को अलग अलग वर्णों में बांटा गया है। तो इनके आधार पर शब्दों को अलग अलग वर्णों में बांटा गया है। पहला क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 4 भेद। पहला तत्सम शब्द और दूसरा तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के जो शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो ऐसे संस्कृत के शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, जिन्हें जो हम संस्कृत में बोलते हैं वही हम हिंदी में भी सेम यूज़ करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, दुग्ध, सर्प आदि, यह सब क्या है? तत्सम शब्द है, मीन्स संस्कृत के शब्द। ख तद्भव शब्द। जब हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग उनका रूप बदलकर किया जाता है तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जब तत्सम क्या है? जब संस्कृत के सेम वर्ड, वही शब्द हिंदी में यूज़ किए जाएं तो उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव में जब वही शब्द का रूप बदलकर इस्तेमाल किया जाए, संस्कृत के शब्दों का रूप बदलकर
रूप बदलकर उनमें चेंज करके यूज किया जाता है तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, सूर्य मतलब सूरज ही होता है, तो सूर्य तत्सम शब्द हो गया, ये संस्कृत का शब्द है। और सूरज तद्भव शब्द हो गया, इसमें चेंज करके हमने सूरज बनाया। आग, दूध, आग अग्नि, दूध दुग्ध, सांप सर्प आदि ऐसे और भी शब्द होते हैं। आप लोग ऐसे शब्द, तत्सम शब्द कम से कम 10 तत्सम और तद्भव शब्द लिखिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। नीचे कुछ तत्सम तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। देखिए यहाँ पर तत्सम और उनका तद्भव दिया हुआ है, मीन्स तत्सम और तद्भव। जो शब्द संस्कृत के हैं उन्हें तत्सम कहेंगे, और जो उन पे मीनिंग दोनों का सेम है बट उनमें कुछ बदलाव हुआ है तो उन्हें तद्भव कहेंगे। यह क्या है? दंत। दंत क्या है? तत्सम शब्द। इसका तद्भव क्या है? दांत। हस्त हाथ, सर्प सांप, घट घड़ा, सप्त सात, शत 100, ग्रह घर, दुग्ध दूध, कर्म काम, अग्नि आग, जिह्वा जीभ, ग्राम गांव, वर्ष बरस, पंच 5, सूर्य सूरज, आर्म आम, क्षेत्र खेत, अश्रु आंसू, कूप कुआं, चंद्र चांद, ग्रीष्म गर्मी। चलिए इनमें से मैं आपसे कोई तत्सम शब्द पूछती हूँ और आप उनका तद्भव बताइएगा। तो आप बताइए सर्प। सर्प तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? सांप होगा, राइट। यहाँ देखिए सर्प, इसका तद्भव सांप। और चंद्र का तद्भव क्या होगा? यस, चंद्र का तद्भव होगा चांद। आप इन तत्सम शब्दों को याद करिएगा और इनका सेल्फ टेस्ट लीजिएगा। हमने कुछ तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े, अब हम इनके आगे पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद थे? शब्द के चार भेद। हमने तत्सम तद्भव 2 भेद पढ़ लिए। अब हम आगे के तीसरे और चौथे भेद पढ़ेंगे, देशज और शब्द और विदेशी शब्द। यहाँ देखिए हमें इनसे समझ आ सकता है कि क्या देशज मतलब होता है अपने देश का, विदेशी मतलब दूसरे देश का, फॉरेन। देशज मतलब जो शब्द अपने ही देश के हों। हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। देशज शब्द, जो शब्द किसी भी भाषा से नहीं लिए गए हैं, मतलब किसी दूसरी भाषा से उन शब्दों को नहीं लिया गया है बल्कि आवश्यकता अनुसार हिंदी में बना लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में किसी और भाषा से शब्द नहीं लिए गए बल्कि खुद बनाए गए हैं, जैसी आवश्यकता हुई उसके अनुसार, तो उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा क्या है? देशज शब्द है। पगड़ी, ताऊ, खाट, गाड़ी, थैला आदि। आप देशज शब्द के और 5 उदाहरण लिखिएगा, ढूंढिएगा कि देशज शब्द किसे कहते हैं। अपने घर के कोई सामान देखिएगा कि किनको क्या कहा जाता है हिंदी में, और वह तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। तो आपको यह होमवर्क करना है। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, मतलब दूसरी लैंग्वेज से, विदेशी भाषाओं से हम उन शब्दों को लेकर हिंदी भाषा में यूज़ करने लगे हैं, उन्हें विदेशी शब्द की श्रेणी में आते हैं। जैसे टिकट क्या है? एक विदेशी शब्द है। स्टेशन, यह भी क्या है? एक विदेशी शब्द है। ये देखिए पेंसिल, क्या आपको पता था कि पेंसिल एक विदेशी शब्द है, किसी दूसरी भाषा से लिया गया है? पेंसिल, वैन, रेडियो, कमीज, दुकान, साइकिल, फकीर
आदि। देखिए इन शब्दों में ऐसे कितने शब्द हैं जो आपको पहले से पता था कि विदेशी शब्द हैं, और कितने ऐसे शब्द हैं जो आपको अभी पता लगे कि वह विदेशी शब्द हैं। इनको पढ़िएगा, बताइएगा, और इसके भी आप और 5 विदेशी शब्द लिखिएगा अपने आसपास की चीज़ों से ढूंढ करके, और पता करिएगा कि वह शब्द कौन से भेद में आते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। शब्दों का निर्माण 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर भी किया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 अलग अलग भाषा को मिला करके, जैसे हिंदी हो गई उर्दू हो गई, या हिंदी हो गई संस्कृत हो गई, या हिंदी हो गई अंग्रेजी हो गई, तो कोई 2 भाषा होने चाहिए। उन 2 भाषाओं के, एक हिंदी भाषा का शब्द और एक अंग्रेजी भाषा का शब्द, उन दोनों को साथ में मिलाकर कोई शब्द निर्माण किया जाता है। जैसे ये शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसे बना है शब्द? इसको जब हम अलग करेंगे तो रेल और गाड़ी 2 शब्द हैं इसमें। तो ये जो रेल है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये जो गाड़ी है यह हिंदी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी का रेल और हिंदी की गाड़ी, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किसे कहते हैं? ट्रेन को। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी। टिकट घर, जहाँ पर टिकट मिलती है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द होता है और गांठ हिंदी शब्द है। इन दोनों को मिलाकर शब्द बना वर्षगांठ। अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर भाषा के भेद पढ़े। अब हम रचना के आधार पर शब्दों को 3 भेदों में बांटा गया है। तो रचना के आधार पर 3 भेदों में, उत्पत्ति के आधार पर आप बताइए कितने भेदों में? जी 4 भेदों में। तो पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ न निकलता हो, यानी जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ ना हो, कोई मीनिंग ना हो, और जिनसे कोई पारंपरिक प्रचलित अर्थ प्रकट होता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उनको तोड़ने पर, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जल, ज और ल को हम तोड़ें, टुकड़े करें इसके, तो ज का अलग कोई मतलब नहीं निकलेगा और ल का अलग कोई मतलब। पर जब इन्हें जल है, जल का तो कोई मतलब है, यानी कोई पारंपरिक प्रचलित अर्थ, जो उसका अर्थ चलता आ रहा है कि इसका यह अर्थ होता है, वह है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल किसे कहते हैं? पानी को। घर, फूल, हाथ आदि, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं। दूसरा भेद है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और उनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का कुछ न कुछ अर्थ निकले, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए ऐसे शब्द जिनको हम अगर खंड करें, मतलब उन्हें अलग करें, तो अलग करने पर जो भी शब्द अलग करेंगे उनमें से उसका कोई अर्थ निकलेगा, कोई मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। कोई वर्ड है, उससे हमने ब्रेक किया, 2 न्यू वर्ड निकले उसमें से, तो दोनों शब्द का कोई मतलब निकलना चाहिए, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय शब्द के 2 खंड है। विद्यालय में शब्द में कितने खंड हैं? 2, विद्या तथा आलय। विद्या और आलय से बना विद्यालय, और दोनों ही खंडों का अर्थ निकलता है। विद्या मतलब विद्या का भी मीनिंग होता है और आलय का भी मीनिंग होता है। आलय किसे कहते हैं? घर को, और विद्या पढ़ाई को। विद्यालय यानी विद्या का घर, विद्या का आलय, और दोनों, इन दोनों शब्द का कोई मीनिंग है तो यह यौगिक शब्द कहलाएंगे। इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द हैं। रसोई घर, यहाँ देखिए इसके भी 2 खंड है, रसोई और घर। तीर्थ यात्री, तीर्थ और यात्री 2 खंड। नाट्यशाला, इसमें भी 2 खंड है, नाट्य और शाला। पाठशाला, पाठ और शाला 2 खंड। ये सब क्या है? यौगिक शब्द। आप भी इनके 5 एग्जाम्पल्स लिखिएगा ढूंढ करके। अगला है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, यानी यहाँ हमने पढ़ा 2 शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना। यहाँ क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से, यानी 2 शब्द मिलकर भी कोई शब्द बना सकते हैं, या 2 से अधिक 3 शब्द 4 शब्द मिलकर कोई नया शब्द बनाए,
तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और उनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, इसमें भी अर्थ यानी मीनिंग निकलना चाहिए, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, और आलय मतलब घर। हिमालय अर्थात यानी बर्फ का घर। परंतु यहाँ इन शब्दों का अर्थ बर्फ का न होकर एक पर्वत विशेष है। तो यहाँ हिमालय को जब हम अलग करेंगे तो हमने क्या पढ़ा कि बर्फ का घर मीनिंग हुआ, परंतु असल में हिमालय क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत विशेष, एक खास पर्वत का नाम है हिमालय। इसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? नीला है कंठ जिसका। पंकज, जो कीचड़ में पैदा हुआ हो, पंकज। किसे? कमल को पंकज कहा जाता है। रामदूत, जो राम का दूत है, रामदूत। आदि का अर्थ क्रमशः शिवजी, नीलकंठ शिवजी, पंकज कमल। जो राम का दूत हो, रामदूत हनुमान होता है। पीताम्बर, चतुर्भुज, जलज, पंचानन आदि शब्द भी इसी श्रेणी में आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। अगला है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ यानी मीनिंग के आधार पर। इसके दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ये तो इजी है, वह शब्द जिनके कुछ मीनिंग हो, अर्थ निकलते हो, वह सार्थक शब्द होते हैं। जैसे महल, कमल, पानी, चांदी, सोना, राम आदि, ऐसे कितने ही शब्द हो सकते हैं। ऐसे 10 शब्द आप भी बताइए मुझे। तो जिन शब्दों के अर्थ हों उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो निरर्थक शब्द, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, पानी का तो अर्थ होता है, पानी सार्थक शब्द हो गया, पर ये वाणी क्या है? वाणी का तो कोई अर्थ नहीं होता, तो वाणी निरर्थक शब्द है। रोटी सोटी, रोटी सार्थक शब्द और सोटी निरर्थक शब्द। यह हमने मेल मिलाने के लिए ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। बच्चा बच्चा, बच्चा का अर्थ होता है, यह सार्थक शब्द है और बच्चा का कोई अर्थ नहीं होता, यह निरर्थक शब्द है। यहाँ पर रेखांकित शब्द निरर्थक शब्द हैं। अब प्रयोग के आधार पर, मतलब शब्दों को यूज करने के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द प्रयोग करते समय जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसमें लिंग, लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या वचन, एक वचन, बहुवचन, जिन शब्दों का जो हम यूज करते हैं वो लिंग, वचन और कारक के बेस पर, आधार पर उसके रूप में चेंज आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। चेंज आया तो विकारी, चेंज नहीं हुआ तो अविकारी। जैसे वह, भारत, मीठा, पढ़ना आदि, ये 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे देखिए पढ़ना, पढ़ना या मीठा, जब कोई लड़का पढ़ेगा, लिंग, तो हम बोलेंगे वह पढ़ता है, और कोई लड़की के बारे में बोलेंगे वह पढ़ती है, तो पढ़ना क्या लिंग के हिसाब से चेंज हो गया। मीठा, खीर मीठी है और हलवा मीठा है, ये भी स्त्रीलिंग, लिंग के हिसाब से इसका रूप बदल गया, मीठा, मीठी। जिन शब्दों में ऐसे लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से रूप में कुछ चेंज आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला है अविकारी शब्द। प्रयोग के स्तर पर जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से नहीं बदलता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अभी, और, द्वारा, हे आदि। अभी किसी लड़के से बात करनी हो या किसी लड़की से, वचन एक वचन हो या बहुवचन, अभी अभी ही रहेगा और ही रहता है। यह इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता लिंग, वचन, कारक के आधार पर।
ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमने आज के चैप्टर में ये पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ आ गए हों अच्छे से। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और होमवर्क करिएगा। इन सब के 5-5 जिसके मैंने 10 कहे उनके 10 एग्जाम्पल लिखिएगा। तत्सम और तद्भव शब्द भी लिखिएगा और इनको याद करिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, हमें सही उत्तर को टिक करना है। जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ न निकलता हो, यानी शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकलता हो और जिनसे कोई पारंपरिक प्रचलित अर्थ प्रकट होता हो। हमने यह डेफिनेशन पढ़ी है किसी भेद में, किसे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। आप बताइए इनमें से किसकी परिभाषा है ये? जी बिल्कुल सही, रूढ़ शब्द। तो ये कौन से शब्द होते हैं जिन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकलता हो और पारंपरिक प्रचलित अर्थ प्रकट होता हो, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3 या 4? जी बताइए आप। 2। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर भी 2 और रचना के आधार पर 3 और उत्पत्ति के आधार पर 4। ये आप करिएगा। शब्द किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। उत्पत्ति के आधार शब्द कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर होता है? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए दीजिए। और यहाँ पर और एक्सरसाइज है, आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा जिससे आपको इस पाठ की प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर इन शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द चुन के लिखना है। गांव कैसा है? तद्भव शब्द है। हाथ तद्भव और ग्रह तत्सम। घी तद्भव, मोर तद्भव, आम तत्सम, आम तद्भव। ऐसे आप इनको फिल करिएगा और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। आज की क्लास में इतना ही। आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग नई क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।